अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ आईटी 430 ई कॉमर्स सब्जेक्ट का शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 2 और 3 इसमें मैं कवर करूँगा शॉर्ट लेक्चर में। प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन और लेक्चर नंबर 1 था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है या कोई मसला है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे इस लेक्चर के बाद भी बता सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप उस पर रब्ता करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं इंडिविजुअली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए हम इसमें देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। लेसन नंबर 2 जो लेक्चर नंबर 2 है, व्हाट इज़ नेटवर्क। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये नेटवर्क हम ई कॉमर्स के हवाले से पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट। ई कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है आपका, वो वाया इंटरनेट या वाया आपने नेटवर्क को यूज़ करते हुए ही करना है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और नेटवर्क क्या है, ये अब हम सारी इस लेसन नंबर 2 और 3 में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले वो कहता है कि नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है, कि वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, एक जगह पे कलेक्शन यानी ज़्यादा कंप्यूटर पड़े हों कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिविटी मीडिया, यानी हम किसी चीज़ से कनेक्ट हो इंटरनेट के साथ। ठीक है, ये नेटवर्क होता है। नेटवर्क कैन बी एनीथिंग फ्रॉम सिंपल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एट वन लोकेशन कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टिविटी मीडिया टू द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है, तो हमने पढ़ा था नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी जितने नेटवर्क हैं छोटे छोटे मिलके वो सारे इकट्ठे नेटवर्क, उन सारों को कंबाइन करो तो इंटरनेट बनता है। आजकल हम उसे नेट बोलते हैं। वाईफाई में आपके पास 3G 4G में अवेलेबल है, तो वो आपस में आपका ये वो इंटरनेट आपका जो है खिलाता है नेटवर्क। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद उन्होंने आगे है कि अब हम लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो जो आपके घर में या आपके लैब में या आपकी किसी कंपनी के अंदर जो आपका इंटरनेट एक चल रहा है, एक डिवाइस के थ्रू इंटरनेट चल रहा है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आपकी मोबाइल कनेक्ट है उसके साथ वाईफाई के थ्रू, आपका लैपटॉप है, आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर लैब में मुख्तलिफ यानी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो सारे एक लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास मैनी क्लाइंट्स को कहा गया। जो क्लाइंट्स का वर्ड ये है, ये कंप्यूटर के लिए है, ये डिवाइसेस के लिए रेफर किया जा रहा है कि वो आया वो एलसीडी भी हो सकती है आपकी, वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है। और फ्यू सर्वर्स, यानी सर्वर वो होता है जो मेन उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब ये ऐसे तो नहीं होगा कि कोई चीज़ में कंट्रोल करने वाली तो हो ना, सबको हेड करने वाली तो हो ना, वरना तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो उसके लिए सर्वर यूज़ होता है। ठीक है, ये नीचे आप देखें उनके लैन का सेटअप किस तरह लगाया हुआ। सारे कंप्यूटर एक हब से कनेक्ट हैं। हब बेसिकली एक सर्वर से ही कनेक्ट होती है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। प्रिंटर भी जो है वो भी इससे कनेक्ट है। आजकल प्रिंटर भी वो जो है वाईफाई के प्रिंटर आ गए हैं, तो वो भी उससे कनेक्ट होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क से। आपने क्यों ये आगे आगे हम पढ़ें कि हमें क्यों नेटवर्किंग आपके कंप्यूटर में जो है नेटवर्किंग बोलते हैं, नहीं आपस में सारे कंप्यूटर को क्यों करते हैं, ताल्लुक आपस में बनाते हैं, क्योंकि हमने फाइल शेयर करनी होती है एक दूसरे को। फाइल कोई इधर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजनी है, या एक फाइल सर्वर के थ्रू सारे कंप्यूटर पर भेजनी है, तो हम वो इजीली कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, प्रिंटर जैसे एग्जांपल मैंने ऊपर दिया कि वो हार्डवेयर सबके साथ शेयर होगा। वाईफाई जितने लोकल एरिया नेटवर्क पे वो जितने भी उस लोग होंगे, उन सब के साथ वो हार्डवेयर कनेक्ट हो जाएगा। आपका आपका प्रिंटर जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो इजीली जिसको भी प्रिंट निकालना है वो कमांड देगा तो प्रिंट निकल आएगा। अब प्रोग्राम शेयरिंग, समटाइम हमें कुछ सॉफ्टवेयर शेयर करने पड़ सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, ये वो जो प्रोग्राम होता है बेसिकली वो सर्वर से चल रहा होता है। ठीक है, वाया इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है, तो वो सब के साथ एक वक्त में शेयर हुआ होता है। सब ने अपना आईडी लॉगिन करना होता है। सॉफ्टवेयर सेम ही होता है सबके लिए। यूज़र कम्युनिकेशन थ्रू अ मशीन कॉल्ड ईमेल सर्वर। अब ईमेल सर्वर भी जो है वो हमें इसके थ्रू ईमेल भी आपस में एक दूसरे से रब्ता करना हो तो हम वो ईमेल सर्वर के थ्रू हम रब्ता करते हैं नेटवर्क में। अब ये थोड़ा सा ये इंटरनेट की तरफ चल जाता है, बाकी ये लोकल एरिया की चीज़ें ही हैं। इसमें भी आप कम्युनिकेशन करनी हो तो ईमेल सर्वर के अलावा भी आप लोकल एरिया नेटवर्क पर रहकर आपस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद है नेटवर्क प्रोटोकॉल। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स। जो कम्युनिकेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी है, आपस में बातचीत होनी है, उसके कुछ जो है वो कवानीन आप कह लें कि वो नेटवर्क की। अब हम आगे पढ़ते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल आर दो स्टैंडर्ड्स यूजिंग विच कंप्यूटर और नेटवर्क कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज द डाटा विद ईच अदर। अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रिपेयर द डाटा फॉर कम्युनिकेशन और नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। यानी जो प्रोटोकॉल, ये भी पेपर पे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ होती है। यानी वो है कि प्रोटोकॉल स्टैक को कहा जाता है, क्योंकि आपके ज़्यादा सारे जो रूल्स हैं सारे जहाँ पड़े होंगे वो प्रोटोकॉल स्टैक होगी। ठीक है, वो डिफाइन करते हैं। विदाउट इट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती अगर प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ISOs। मैं ये पढ़ूंगा नहीं, आपको ओवरव्यू देता हूँ। इसने एक 7 लेयर मॉडल बनाया था, 7 लेयर आर्किटेक्चर आप कह लें, मॉडल कह रहे हैं, 1970s के अंदर आए वो मॉडल। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर 7 लेयर होती थी: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, ये सेंटर की साइड पे भी होता है और रिसीवर की साइड पे भी होता है। दोनों कंप्यूटर के अंदर ये मॉडल चल रहा होता है। बेसिकली ये प्रोटोकॉल है, सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि कैसे आपस में दोनों कंप्यूटर ने ताल्लुक रखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है, ये सबसे ऊपर लेयर है। ये ट्रांसफ़र, फाइल का ट्रांसफ़र करना, डेटाबेस क्वेरी लिखना, ये फाइल इसने मैनेज करना होता है। इसके अंदर कौन से 2 प्रोटोकॉल है? HTTP और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी मैं सिर्फ बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, आगे आपने एडवांस इसको पढ़ना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है। ये ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेटर ये है OSI मॉडल का। बेसिकली इट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू इट हेडर दैट हाउ अ कंपनी डाटा शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय रिसीविंग मशीन। कैसे जो है वो डाटा जो है वो रिसीविंग मशीन रिसीव करेगी। इसके अंदर MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल और इसमें यूज़ होता है फाइल फॉर्मेट को डिफाइन करने के लिए। अब हेडर क्या चीज़ होती है? हेडर बेसिकली आपके स्टार्ट की, अभी वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपके कुछ वो 01 में बाइनरी फॉर्म में एक जो है वो स्टार्टिंग में एक नंबर असाइन हो जाता है। उसके थ्रू पता चलता है कि इस कंप्यूटर ने किस कंप्यूटर के साथ रब्ता करना है और ये कौन सा कंप्यूटर है, ये भी आगे आकर पता चलेगा। सेशन लेयर जो है ये प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शन अबाउट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर मशीन ड्यूरिंग अ सेशन। एक सेशन क्रिएट हो जाता है आपके दोनों कंप्यूटर के दरमियान में। ये आपने शायद पढ़ा हो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ ये या पेपर में पूछी जाती है कि जो कम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल कॉल्ड सेशन प्रोटोकॉल यूनिट, जो है सेशन प्रोटोकॉल यूनिट 3 लेयर पे काम करता है, 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। बेसिकली वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, ये बस याद करने वाली बातें। बेसिकली सेशन क्रिएट कर देती है जब वो सेंडिंग और रिसीविंग होती है फाइल की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर यहाँ पर इसमें UDP यूज़ होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल ऑपरेट एट दिस लेयर। इसके 2 फंक्शन है: कन्वर्ट द डाटा इनटू डाटा पैकेट, डाटे को डाटा पैकेट में कन्वर्ट कर देता है, पहले सबसे पहले ये काम करेगा। ठीक है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ कंट्रोल डाटा, कि जो आपका डाटा है वो फ्लो सही तरीके से हो। पहले तो डाटा पैकेट में उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स बना देगा, बड़े डाटे को छोटे छोटे में फॉर्म में, और फिर उनका फ्लो जो है वो बिल्कुल ठीक हो। ये 2 काम करता है। दोनों में, दोनों प्रोटोकॉल जो है वो सेम ही काम करते हैं। दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा शायद इस कोर्स में आगे पढ़ाया हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया हुआ। उसके बाद नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में आपको IP एड्रेस उन डाटा पैकेट्स को असाइन होता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP प्रोटोकॉल यूज होता है। आल्सो ऑपरेट हियर में इनेबल राउटर टू बिल्ड देयर राउटिंग टेबल। अनदर प्रोटोकॉल, एक और प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। ये 2 हैं, याद रख लें। ये प्रोटोकॉल स्कोप है, यानी यहाँ पर आपको IP एड्रेस असाइन होता है नेटवर्क लेयर में। फिर डाटा लिंक लेयर है, इस पर प्लेस द डाटा पैकेट इन डाटा फ्रेम्स के अंदर। जो डाटा लिंक लेयर के अंदर जो हमने डाटा पैकेट्स बनाए थे ऊपर, उनको ये फ्रेम्स बना दिए जाते हैं, उनके अंदर रख दिया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ड्राइवर प्रोटोकॉल ऑपरेट एट दिस लेयर। जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, NIC,
वो इस लेयर पर आपका जो है वो जिसको हम लैन कार्ड भी बोलते हैं। आप लैन की केबल लगाते हैं ना आपके सीपीयू में या लैपटॉप में, उसकी एक पोर्ट होती है लैन की, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की उससे कनेक्ट होता है। अब इसके अंदर आपका मैक एड्रेस आइडेंटिफाई होता है। अभी मैक एड्रेस को आगे पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हर नेटवर्क इंटरफेस NIC का हर कंप्यूटर को डिफरेंट असाइन हुआ होता है। ये एक ही असाइन होता है, ये बार बार चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं करने के लिए रिडक्टेंसी चेक होता है, CRC चेक टू कंफर्म द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा फ्रेम की इंटीग्रिटी के आपस में सही तरह लिंक हैं, सही हैं, एक्यूरेट डाटा फ्रेम आए हैं। तो ये CRC चेक होता है, रिडक्टेंसी चेक होता है कि कहीं डबल तो नहीं आ गए, कहीं ड्यूल तो नहीं है, जो डाटा फ्रेम आए हैं वो ठीक आए हैं। उसके बाद फिजिकल लेयर होती है, इसके अंदर हेडर नहीं होता, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस लेयर के अंदर आई थी ना, उसके अंदर जितने हेडर होते हैं उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उससे अखज़ कर लेते हैं कि भाई इस ये डाटा सही आ रहा है, सही IP एड्रेस से आ रहा है, सही जगह से आ रहा है। ये चीज़ें पता चल जाती हैं इससे हमें। ये देखें, ये रिजल्ट इनटू जनरेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल 1-0 में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी आपकी क्यूड अप एंड ट्रेवल अलोंग द कनेक्टिविटी मीडिया रिसीविंग साइड पे ये सही कनेक्टिविटी मीडिया के थ्रू बताया था कि हाँ जी ये बिल्कुल जो आपका आए हैं, जो डाटा आया वो बिल्कुल ठीक आया। उसके बाद इंटरनेट लेयर TCP IP स्टैक। अच्छा, अब ये एक और मॉडल है, जैसे हमने OSI मॉडल पढ़ा है, TCP IP स्टैक ये और मॉडल है। इसका सिर्फ यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये 4 लेयर मॉडल है, वो 7 लेयर मॉडल था। एप्लीकेशन लेयर जो OSI मॉडल में थी, इसके अंदर एप्लीकेशन जो सॉरी इसकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो इक्विवेलेंट टू एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के अंदर, तीनों लेयर्स के अंदर जो काम होता है इसमें सिर्फ एप्लीकेशन लेयर में सारा हो जाएगा। फिर होस्ट टू होस्ट लेयर के अंदर जो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में काम होता था वो इधर हो जाएगा। फिर इंटरनेट लेयर इसमें जो है वो नेटवर्क लेयर के बराबर है OSI मॉडल की, और नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर के बराबर है। तो ये मॉडल एज कम्पेयर टू छोटा है, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। उसने 4 लेयर्स के अंदर सारी चीज़ें जो है वो सेम है, मॉडल बिल्कुल सेम है, उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसकी लेयर्स को कम कर दिया। इन नीचे आए, इसमें देख लें, इसमें TCP स्टैक मैप टू OSI मॉडल को आप कंपैरिजन देख लें कि एप्लीकेशन में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन मिलके उसकी टेलनेट HTTP SMTP FTP बन रहा है, और ये सारी चीज़ें इस तरह। ठीक है, इसको अभी हम नीचे एक्सप्लेन भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर पे कौन कौन सा वो TCP IP स्टैक जो है वो 4 लेयर मॉडल के मुताबिक। अच्छा, हमने पढ़ लेते हैं कि जो टर्म्स थी TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर। पहले है HTTP, हमने ये पहले पढ़ी हुई थी कि वेब पेज रिक्वेस्ट जो हम जनरेट कराते थे वो उसके लिए हम यूज़ होता था। उसके बाद टेलनेट है, टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल, कनेक्ट अ लोकल कंप्यूटर फिर रिमोट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को, लोकल कंप्यूटर को किसी और रिमोट कंप्यूटर के साथ यूज अटैच करना हो तो उसके लिए हम टेलनेट यूज़ करते हैं। ये आजकल मॉडर्न जो हम यूज़ करते हैं, एनीडेस्क किसी स्टूडेंट ने यूज़ किया हो या जूम यूज़ किया हो, गूगल मीट यूज़ किया हो, तो ये बेसिकली वो टेलनेट हम यहाँ यूज़ करते हैं। फिर FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें आप एक सर्वर से, एक कंप्यूटर से या एक रिमोट लोकेशन से किसी दूसरी रिमोट लोकेशन पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल सर्विस है इंटरनेट के ऊपर के, एक जब आपने ईमेल सेंड करनी होती है तो ये उस वक्त आपका जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी आपका जो हमने ये ऊपर पढ़ा था UDP और TCP, इसमें बस ये फ़र्क ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है TCP, और UDP जो होता है कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ही करना होता है इसने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड द बेसिक IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग जो है वो नेटवर्क के ऊपर के किस कंप्यूटर का कौन सा IP एड्रेस है और कैसे IP एड्रेस है वो IP बताता है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैप द IP एड्रेस टू मैक हार्डवेयर। वो IP एड्रेस को मैक एड्रेस के ऊपर मैप करता है, ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
क्या पता चले जो आपका जो मैक एड्रेस है उसके अकॉर्डिंगली ही आईपी एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं। उसके बाद रिप आरआईपी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड बाय राउटर टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट और नेटवर्क। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटर्स होते हैं जो आपके इंटरनेट के राउटर नहीं होता, पिक्सेल का आपका राउटर होता है, आपने घर में नॉर्मली यूज देखा होगा, या और किसी इंटरनेट का आपने देखा होगा राउटर होता है। वो बेस्ट पाथ फॉर पैकेट जितने वो बेसिकली आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा था, तो उसके अंदर आरआईपी प्रोटोकॉल होता है। वो ये चीज करता है कि आपका जो जो बेस्ट पैकेट्स है ना, बेस्ट सॉरी पैकेट को बेस्ट पाथ मिले, बेस्ट पॉसिबल फास्ट एक्यूरेट पाथ मिले, ताकि आपका जो डाटा है वो आराम से और सही टाइम पे वो पहुंचे। अब उसके बाद हम आईपी एड्रेसिंग पढ़ लेते हैं कि जो आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। इट इज़ अ लॉजिकल एड्रेस स्कीम यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर मशीन और इंटरनेट। हर कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। 4 डेसिमल नंबर इस तरह का कोई आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है उनको 32 बिट स्ट्रीम के अंदर। कंप्यूटर सी दिस इंफॉर्मेशन 32 बिट स्ट्रीम में ये कंप्यूटर जो है उसे देखता है, लेकिन वो इसे रिकॉग्नाइज किसका करता है, ये क्या है हम इसको पढ़ते हैं नीचे। होस्ट मशीन ये है, ठीक है, उसके ऊपर 1457 जो है ये बेसिकली उसका नेटवर्क का है, ठीक है। बाकी उसकी होस्ट मशीन का आगे नंबर है 220 और 200, ये उसका अपना मशीन का नंबर है। उसको हम फर्दर देखते हैं कि वो कैसे डिवाइड हुआ होता है। अब इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे सारे को। ये सारे को उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, वो तो आपने प्रीवियसली किसी कोर्स में पढ़ा होगा, वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा आपको कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। अब कोई ये करना आता ही होगा कि 2 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर हमने उसकी पावर लेके जितनी वो वैल्यूज़ होती हैं उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका वो करते हैं। अभी हम इसको फर्दर मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये हमने क्यों किया है। उससे पहले वो आपको बता रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये ए से लेके ई तक ये क्लासेस में होते हैं। ए बी सी जनरल पब्लिक के लिए होता है और स्पेशल ग्रुप्स के लिए डी ई क्लास का आईपी एड्रेस होता है। अब ये क्या है, क्लासेस क्या है, क्लासेस उसने डिवाइड किए हैं कि 0 से लेके 127 तक रेंज ऑफ क्लास ए में आता है, ठीक है। उसको जब हम जो भी आईपी एड्रेस होगा जो उसका हम क्लास आइडेंटिफाई बेसिकल हमने करनी हो कि ये किस क्लास में आता है, तो हम उसको उसके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये 1 0 0 0 0 0 या 7 दफ़ा 0 है 1 के बाद, तो उसने ये फिगर में आपको दिखाया हो कि 128 डेसिमल में बनता है। तो अब ये रेंज ऊपर चली गई, 0 से 127 में नहीं है, ये 128 से क्लास बी में चला गया है जो कि 128 से 191 तक है, ठीक है। अब ये क्लास बी में चला गया, फिर उसके बाद सी में चला जाएगा जो सी की 192 से 223 तक है, फिर 224 से 255 तक डी और ई क्लास है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ी थी। हमें ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हमने आईपी एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सबसे पहले उसमें क्लास में रेंज होती है। क्लास ए के लिए जो पहला डिजिट है वो देखें, उसमें आपको ये डायग्राम में शो करा रहा है कि लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ होती है नेट 1 बाइट होस्ट 3 होता है ये उसमें शुरू में 0 लिखा है। इसका मतलब ये है कि उसमें देखें सबसे ऊपर वाले में उसमें स्टार्ट में 0 लिखा हुआ है, नेटवर्क नंबर स्टार्टिंग विद 0 के नीचे देखें तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये क्लास ए में होगा। क्लास बी के लिए वो 10 से स्टार्ट हो रहा है नंबर। जब इससे ज़्यादा बड़ा होगा 110 पे आएगा, तो 110 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि वो क्लास सी के अंदर है। उसके बाद उसकी नेटवर्क बिट है, उसके बाद उसकी होस्ट बिट है, ये सारी बिट हैं। और 32 बिट में आपने ऊपर पढ़ा था कि ये एक आईपी एड्रेस सिंक्रोनाइज होता है। इसको फर्दर एलेबोरेट करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि वो कहता है कि इन द क्लास ए नेटवर्क फर्स्ट बाइट विल बी रेफर टू नेटवर्क एड्रेस एंड रिमेनिंग 3 बाइट टू द होस्ट मशीन, ठीक है। जो हमने पहले तो रिकॉग्नाइज किया ना कि क्लास कौन सी है, उसके बाद नेटवर्क एड्रेस है दूसरा, ठीक है, कि नेटवर्क का जो नेटवर्क चल रहा है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है। उसके बाद रिमेनिंग जो 3 बाइट बचती है वो होस्ट के लिए। क्लास बी में फर्स्ट 2 बाइट इंडिकेट द नेटवर्क एड्रेस एंड लास्ट 2 बाइट इंडिकेट द होस्ट मशीन ऑन द नेटवर्क, ठीक है।
इसी तरह उसने फर्स्ट 3 बाइट रेफर टू द एड्रेस एंड लास्ट 3 बाइट टू द होस्ट। ठीक है, इस तरह ये कन्वर्जन हुई है। ये पेपर में पूछी जाने वाली चीज़ है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। अच्छा, अब आगे हमने क्लासेस का हमने पढ़ना है कि हम ये जो चीज़ हमने पढ़ी है इसको हमने यूज़ भी करते हैं आगे हम। ठीक है, कि नोट दैट 126 क्लास ए आर पॉसिबल, 0 से 27 आर नॉट फॉर जनरल पर्पस। ईच ए नेटवर्क कैन एक्यूमुलेट मैक्सिमम ऑफ 16 मिलियन होस्ट ऑन इट, यानी वो 16 मिलियन होस्ट बिट यूज़ कर सकता है ए जो है। ठीक है, देयर आर 16384 क्लास बी नेटवर्क पॉसिबल है, तो वो 65,000 होस्ट मशीन कर सकता है। देयर आर 2 मिलियन क्लासेस 2 million classes 2 million class C network possible, each having capacity to accumulate 256 horse machine। इसको आप इसी तरह याद कर लें इन वैल्यूज को। ये MCQs में पूछी जाती हैं कि क्लास बी में कितने नेटवर्क पॉसिबल हैं, क्लास सी में कितने पॉसिबल हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि अब इस लेसन का नाम है हाउ मैनी क्लासेस ABC नेटवर्क्स एंड होस्ट आर पॉसिबल। कितने हमने पॉसिबल होते हैं और कैसे IP एड्रेस, अभी हमने पीछे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अब आके आपके क्लियर होंगे। उसमें से एक चीज़ होती है सबनेट। एन IP एड्रेस इज मीनिंगलेस फॉर कंप्यूटर अनलेस इट इज़ अकम्पनी बाय सबनेट मास्क। वो कहता है कि IP एड्रेस का कोई मतलब नहीं होता जब तक कंप्यूटर का सबनेट मास्क नहीं होगा। इट टेल द कंप्यूटर मशीन दैट विच पार्ट ऑफ कंपनी IP एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेटवर्क एड्रेस एंड विच पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू होस्ट मशीन ऑन द नेटवर्क। ये आपको बताता है कि आपका यहाँ कौन सा पार्ट जो IP एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा पार्ट जो है वो होस्ट मशीन ऑन नेटवर्क। A subnet mask is also represented by 4 डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास A, B एंड C के अंदर इसके जैसे हमने IP एड्रेस को किया था उसके अंदर हमने ये आपने पढ़ा होगा 255.255.255 का ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है बेसिकली। ये सबनेट मास्क हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है। मास्क का मतलब यहाँ पर जो होता है वो उसका मास्किंग का मतलब होता है कि IP एड्रेस को बेसिकली हाइड करना या उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड करना। मास्किंग का मतलब मास्क करना किसी चीज़ को, वो मतलब होता है। ये अभी आगे भी आपको फर्दर पता चल जाएगा कि क्या मतलब है। अब बेसिकली आपने ये समझ लिया कि सबनेट मास्क हमने उसको मीनिंग को डिफाइन करने के लिए कि IP एड्रेस है क्या, उसके अंदर नेटवर्क एड्रेस क्या है, और ये आइडेंटिफाई किया। वो किस लिए करते हैं अभी हम आगे इसको फर्दर पढ़ लेंगे। पहले एक और टॉपिक आ गया है कि IP वर्जन। अभी तक हम IPv वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, IPv4 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन IPv6 से रिप्लेस हो चुका हुआ है जिसके अंदर 128 32 बिट था IPv4। ठीक है, वो हमने पढ़ा था पीछे। ये 128 बिट है, यानी 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38 एड्रेस विल बी अवेलेबल। लेकिन अभी तक ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, IPv4 ही यूज़ होता है। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट को जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट आगे मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था कि डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है कि आप डोमेन नेम इज यूज़र फ्रेंडली नेम यूज टू लोकेट अ वेबसाइट। इंटरनेट पे हम जाते हैं ना, google.com लिखते हैं तो वो उसका नाम है, वो डोमेन नेम है। अब उसको पीछे एक डोमेन नेम सिस्टम है, स्ट्रक्चर एंड सर्जरी दैट इज यूज टू रेफर टू कंप्यूटर इंटरनेट बाय द यूज़र फ्रेंडली नेम। इन यूज़र फ्रेंडली नेम को जो आप वेबसाइट्स के असाइन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, वो सारा पीछे डोमेन नेम सर्वर मैनेज करता है। हर डोमेन नेम यूनिक होगा, कभी भी एक ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल का कोई और google.com है ना, ये कोई और रजिस्टर कर लें या इस तरह का google.com आप कोई वेबसाइट बना के उसे होस्ट कर दो। डोमेन नेम सिस्टम को नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जो है क्वालिफाइड डोमेन है। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स होती हैं जो आप लिखते हो ना google.com, यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की vu.edu.pk है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है एक होती है फुली क्वालिफाइड डोमेन मेड अप ऑफ टॉप डोमेन, टॉप TLD इसको कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद होती है सेकेंड लेवल डोमेन, उसके बाद होती है सब डोमेन। ठीक है, यहाँ ये सेकेंड लेवल डोमेन और सब डोमेन एक ही चीज़ होती है बेसिकली। उसके बाद पॉपुलर TLDs आती हैं, यानी लाइक आपके
कंट्री TLD हो गई, ऑर्गेनाइजेशन के TLDs हो गई, जैसे ये EDU है, ORG है, फिर .net है, आपने .pk देखी होगी, .us देखी होगी, USA की वेबसाइट, तो वो कंट्री TLDs होती हैं, ठीक है। ये वो नीचे लिख भी रहा है, SLD रिप्रेजेंट द नेम ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एंटिटी, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर पढ़ते हैं कि IP एड्रेस कैसे जो है वो बेसिकली एक डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम कैसे ट्रांसलेट करता है एक IP एड्रेस को। अब जैसे ये है cs.vu.edu, एक उन्होंने एग्जांपल के लिए दिया, उसका IP एड्रेस है 129.167.69.45, ठीक है। अब हम इसको जो है वो डोमेन नेम सर्वर, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेगा। सबसे पहले उसने कहा कि ecom एक वेब सर्वर है, ठीक है। सबसे इससे पहले जो है वो ecom एक वेब सर्वर है, उसके अंदर सब डोमेन है एक CS, vu जो है वो सेकेंड लेवल डोमेन है, ठीक है, .vu, फिर .eu जो है वो TLD है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन है। .com, .edu, .org, .government, ये टॉप लेवल डोमेन्स है, ये हमने ऊपर पढ़ी है .net की, तो वो उसने वो TLD बता दिया, ठीक है। The translation of fully qualified domain into IP address take place using a hierarchy of special computer machine command। बेसिकली ये साहब को जो कन्वर्जन करता है, ये आपका डोमेन नेम सर्वर है, DNS जिसको बोलते हैं, DNS सर्वर। ये बेसिकली आपके जो IP एड्रेस है उसको उसमें जो है, जो आपकी वेबसाइट होती है, नेम सर्वर, सॉरी, आपकी जो वेबसाइट का नाम है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ताकि आप आप तो लिखोगे google.com, आप IP एड्रेस तो नहीं लिखोगे, आपको अगर ये IP एड्रेस याद करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा। इसी वजह से उन्होंने ये बेसिकली पीछे डोमेन नेम सर्वर उसको असाइन किए जाते हैं आपके IP एड्रेस के अगेंस्ट, ताकि क्योंकि ये इस वजह से होता है कि अब एक सर्वर है, जैसे अब मैंने एक सर्वर क्रिएट कर लिया, उस पर अब एक वेबसाइट तो नहीं ना पड़ी होगी, एक वेबसाइट तो होस्ट नहीं होगी, उस डोमेन नेम सर्वर को एक वेबसाइट तो नहीं यूज़ कर रही होगी, वहाँ पर तो पता नहीं 50 हो, 400 हो, 500 वेबसाइट होस्ट हो, तो उन सबको एक IP एड्रेस अगर हम असाइन कर देंगे तो तब भी मुश्किल होगा। इसीलिए उन मल्टीपल IP एड्रेस होते हैं डोमेन नेम सर्वर के अंदर। हाँ, IP एड्रेस को हम DNS सर्वर्स असाइन कर देते हैं, उसके अगेंस्ट एक नाम असाइन कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर। वो नीचे आपको अब ये दिखाता है कि जब हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है लोकल नेम सर्वर, यानी जो आपका है, वो जाता है रूट नेम सर्वर के बाद और वापस आके लोकल नेम सर्वर को बताता है कि हाँ ये IP एड्रेस है। फिर उसके बाद जाता है VU नेम सर्वर पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, फिर CS नेम, फिर वो वापस आके देता है हाँ जी ये आपका IP एड्रेस जो है फाइनली बना है, ठीक है, ये वेबसाइट इसके ऊपर पड़ी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी कि IP एड्रेस क्या है, आपकी डोमेन नेम क्या है, और डोमेन नेम सर्वर और DNS क्या है, ठीक है। पहले आपने वेबसाइट को क्लियर कर लिया कि cs.vu.edu या google.com ये एक वेबसाइट है, ठीक है। हमने उसके अगेंस्ट एक IP एड्रेस लिख लिया कि ये IP एड्रेस है, इस सर्वर का ये IP एड्रेस है, यहाँ पर होस्ट है। अब सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट होंगी, पता नहीं कितनी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट होस्ट है। उन्होंने भी सर्वर का एक IP एड्रेस नहीं रखा होगा, कोई 10-15 IP एड्रेस रखे होंगे ताकि उन सारी वेबसाइट को मैनेज कर सके। तो जो आपको IP एड्रेस जो आपकी वेबसाइट को उन्होंने साइन किया है उसके अगेंस्ट डोमेन नेम सर्वर्स असाइन किए होंगे DNS, वो भी कोई नाम ही आप दिया होगा, लाइक ABC आपकी वेबसाइट है तो वो abc.com, इस तरह करके आप DNS को सर्च करेंगे ना वेबसाइट के डिफरेंट, तो वो भी आपको इंटरनेट पे सर्च करने में मिल जाता है। तो वो आपको साइन किए होंगे उन उन वो बेसिकली IP एड्रेस जो आपको साइन हुआ, वो उसके बिहाइंड द सीन, यानी वो मास्क होके वो आपको नाम शो होगा, आपको IP एड्रेस अगर आपको चीज़ पिंग करें, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। EMD खोलें, google.com को सॉरी पिंग करें, तो ये देखें ये IP एड्रेस आ गया, उसने उसको उसके थ्रू एक्सेस कर लिया, लेकिन यहाँ DNS नहीं आ रहे, ये आपको नहीं पता कि इसके DNS क्या है।
या आप गूगल में जाके आपको खुद मैं एक दे रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये आपको सिर्फ समझ नहीं है, ये चीज़ें रटा मार सकते हैं, तो ये चीज़ों को मार लें। अगर आप नॉन IT स्टूडेंट हैं तो ये आपका इतने काम की ई-कॉमर्स की चीज़ें नहीं है। जस्ट आपको ये पता होनी चाहिए कि डोमेन क्या होती है और ये डोमेन कहाँ से आती है। जैसे अगला कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ये डोमेन आती कहाँ से है। आपने तो ये देख लिया कि ये एक डोमेन नेम सर्वर है, ये डोमेन हमने ले ली, वह सर्वर पर होस्ट हो गई, उसका IP एड्रेस क्या है। अब वो कहता है कि आती कहाँ से है। ICANN एक अदारा है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। ये आपको डोमेन जो है वो रजिस्टर करके देता है। आपका जो डोमेन का रजिस्ट्रार होगा ना, कोई भी आपकी जो आपने वेबसाइट ली है, डोमेन ली है, तो वो आपको डोमेन आपकी रजिस्टर करके देता है। और आप उसके अगेंस्ट इस सर्वर पर जब आप होस्ट करते हो तो वो फिर आपको उस डोमेन के अगेंस्ट IP एड्रेस असाइन करता है। कुछ यहाँ चीज़ें हैं उनको आप रीड कर लें, मैं आगे चलूँगा। अब हम पीछे वाले एक टॉपिक पे आते हैं कि हमने मैक एड्रेस पढ़ा था कि मैक एड्रेस क्या होता है। ये उसने दिखाया, हर कंप्यूटर का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है वो यूनिकली 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट में हो। इस हेक्साडेसिमल में होता है, वो डेसिमल में नहीं है। 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स के अंदर आपका डिफरेंट फॉर्मेट ये दिए हुए हैं, ये होंगे 12 भी होंगे। बाज़ मैक एड्रेस ज़्यादा भी होते हैं क्योंकि ये 40 बिट यूनिक एड्रेस होता है। समटाइम कुछ कंप्यूटर के अंदर 64 बिट भी होते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप अपने इसको चेक कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर के मैक एड्रेस को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये बेसिकली मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आपका जो सारा नेटवर्क कंट्रोल होता है ना आपके कंप्यूटर का, वो यूजिंग मैक एड्रेस के थ्रू ही होता है। और ये हमेशा सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। आपका IP एड्रेस चेंज हो सकता है, आपका लोकल IP चेंज हो सकता है, आपका इंटरनेट का IP चेंज हो सकता है, आपका वेबसाइट जिस पर होस्ट हुई है सर्वर का वो IP चेंज हो सकता है, लेकिन ये मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता क्योंकि ये तो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक एड्रेस है। वो चेंज होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें हैं ये ई-कॉमर्स से थोड़ी हट के हैं। ई-कॉमर्स वाले को जस्ट नॉलेज होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, वो TLDs उसकी .com .pk .org .edu ये क्या चीज़ें हैं, इसमें लेयर्स कौन सी यूज़ हो रही हैं नेटवर्क के अंदर, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है सारी समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, मैं फिर एंड पे बता दूं, तो मुझे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे उस पर रब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह आपको असिस्टेंस उस पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।